अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका सिमिलीज वाला पार्ट, फिगर्स ऑफ स्पीच, जिसमें वो हमें क्या कह रहे हैं। अच्छा, फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं? वो फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं जो, जैसे मैंने आपको इसी पोएम के स्टार्ट में बताया था, लिटरेरी डिवाइसेस या फिगर्स ऑफ स्पीच, एक ही बात, ठीक है। अब जो फिगर ऑफ स्पीच से मुराद है कि एक कहने की बात, ठीक है। जैसे कि आपकी इसी पोएम में उन्होंने के 10,000 आई सॉ एट अ ग्लांस, इसका मतलब यानी कि 10,000 मैंने एक ही टाइम पे देख लिए, एक ही झलक में देख लिए। अब उसने ऑब्वियसली गिने तो नहीं 10,000, लेकिन उसने एक आपको एक फिगर ऑफ स्पीच है ये, एक उसने आपको आइडिया दे दिया कि ये बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये हमारे होते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच, काफी सारे होते हैं। यहाँ पर हमें उन्होंने 3 दिए हैं। पहला है सिमिली। सिमिली का क्या मतलब होता है? सिमिली ऐसे हम इसको स्पेल करते हैं SIMILE। सिमिली का मतलब होता है जब हम एक चीज को दूसरी चीज के साथ कंपेयर करते हैं, और जब हम ये कंपैरिजन कर रहे हैं तो हम उसमें लाइक या एज वर्ड्स यूज करते हैं, ठीक है। अब जो आपकी किताब में उन्होंने आपको दी हुई है डेफिनेशन, वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। A simile is a figure of speech in which like or as is used to make a comparison between two ideas that are basically dissimilar। कि जैसे कि दो आइडियाज के दरमियान में आप कंपैरिजन करते हैं। एग्जाम्पल इसमें क्या है? Her eyes twinkled like the stars। अच्छा, अब दो चीजें, आंखें भी ट्विंकल करती हैं। ट्विंकल इस तरह से नहीं कि वो चमक रही हैं, कोई जन्नात की आंखें नहीं है। और सितारे जो हैं वो चमकते हैं। ट्विंकल का मतलब होता है चमकना। इसको मैं यहाँ पर लिखती हूँ, हर आईज ट्विंकल्ड लाइक द स्टार्स। यहाँ पे अब वो क्या कहना चाह रहे हैं? वो कहना चाह रहे हैं कि उसकी जो आंखें हैं वो सितारों की तरह चमकी, या ठीक हो गया, सितारे भी चमकते हैं, उसकी आंखें भी चमक रही हैं। कैसे चमक रही हैं कि जी उनमें एक डिफरेंट किस्म की शाइन है। जिसने ये लिखा है उसको बहुत ही मोहब्बत है उसकी आंखों से। तो हम क्या करें यहाँ पर हम दो चीज़ों के दरमियान में कंपैरिजन कर रहे हैं। सितारे भी चमकते हैं, उसकी आंखें भी चमकती हैं, और इसमें हमने लाइक का वर्ड यूज किया, तो हमें पता है कि जी ये एक सिमिली है। और अगर लाइक की जगह पर एज होता है तभी हमें समझ आ जाती है कि ये सिमिली है। और जो बड़ी कॉमन जो हमने सिमिलीज यूज की हैं, मेरे ख्याल से पिछले कुछ चैप्टर्स में भी मैंने आपको करवाई हैं, दोबारा कर लें, नो प्रॉब्लम। क्या है इसमें? एज टॉल एज अ ट्री, TRW, ठीक हो गया। यानी कि इतना ऊंचा जैसे कि एक दरख्त हो, या एज ब्राइट एज द सन, एज डार्क एज द नाइट। ये सारी आपकी आ जाएंगी सिमिलीज। इनको आप जहां पर भी यूज करेंगे आपकी राइटिंग बेहतर लगेगी, ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी। अगला बंदा पढ़ते हुए सोएगा नहीं, क्योंकि उसको होगा कि अच्छा ये अच्छा कंपैरिजन है, इसको कि ये भी डार्क होता है, उसको सोचने पे मजबूर करेंगी ये चीजें, ठीक है। अगला जो उन्होंने दिया है वो है मेटाफर। मेटाफर का भी मैं आपको बताती हूँ कि क्या होता है। जी, मेटाफर METATHOR, मेटाफर। मेटाफर भी सिमिली की तरह ही है। आप एक चीज को कंपेयर करें दूसरी चीज के साथ, लेकिन यहाँ पर आप एज और लाइक का इस्तेमाल नहीं कर रहे। इसको आप कह सकते हैं कि ये एक डायरेक्ट कंपैरिजन है। इसकी डेफिनेशन जो आपकी किताब में लिखी है वो कुछ यूं है: इफ वी राइट अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स एंड ओमिट द वर्ड लाइक, देन वी आर यूजिंग अ मेटाफर। कि अगर हम दो चीजों में कंपैरिजन कर रहे हैं, दो चीजों में हम मुकाबला कर रहे हैं उनको, लेकिन हम उसमें लाइक का वर्ड या एज का वर्ड इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो उसको हम कह देंगे कि जी ये मेटाफर है। जो एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दी है, ही proved a lion in the fight।
he proved to be a lion in a fight या in the fight. अच्छा, यहाँ पर हमने कहीं एज और लाइक का इस्तेमाल नहीं किया, हमने डायरेक्ट ही ये सोच लिया है कि जो बंदा पढ़ रहा है उसको पता है कि लायन के क्या खूबियां होती हैं। अब इस सेंटेंस का मतलब है कि उसने ये साबित किया कि वो एक शेर है उस लड़ाई में, उसने इस लड़ाई में ये साबित किया कि वो एक शेर है। तो इससे हमें ये बात समझ आ रही है कि जिसकी बात हो रही है वो शेर की तरह बहादुर था, शेर की तरह ताकतवर था, और वो प्रोबेबली वो फाइट वो जीत गया। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमने ये नहीं लिखा कि ही वॉज एज ब्रेव एज अ लायन। अगर हम एज ब्रेव एज अ लायन लिखते तो वो सिमिली हो जाती। हमने एज ब्रेव एज को निकाल दिया। हमने ये सोच लिया कि जो बंदा पढ़ रहा है उसको इतना पता है कि लायन कैसा होता है, लायन बहादुर होता है, तो हमने वो डायरेक्ट ही उस बंदे को लायन कह दिया। ठीक है, ये हमारा हो गया मेटाफर। अगला जो हमें उन्होंने टॉपिक दिया है वो है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन मुझे ऐसा लगता है कि मेरी एक फेवरेट लिटरेरी डिवाइस है पर्सोनिफिकेशन, और उसकी वजह ये है कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम बेजान चीज़ों को इंसानों की खसूसियात दे देते हैं। ठीक हो गया। जैसे कि हमारे जो पोइट हैं उन्होंने क्या कहा कि द फ्लावर्स, द डैफोडिल्स डांस्ड एंड फ्लटर्ड। ठीक है, दे वर फ्लटरिंग एंड डांसिंग। अब हमें ये बात पता है कि फूल जो है वो नाच नहीं सकते, क्योंकि नाचते तो इंसान है, या हाँ जानवर को भी नाचने का कोई इतना सेंस नहीं होता अनलेस आपने ट्रेन किया हो। तो इंसानों की जो एक्टिविटी है वो उन्होंने कह दिया कि जी ये फूल कर रहे थे, इसका क्या इफेक्ट होगा, इससे क्या बेहतरी आएगी उस पोएम में। इससे बेहतरी ये आएगी कि उस पोएम में एक तरह से जान आ जाती है। ठीक है, अगर वो कहते कि दे वर मूविंग इन द विंड, कि वो हिल रहे थे हवा में, तो इतना खूबसूरत आपके दिमाग में इतनी खूबसूरत पिक्चर ना बनती जिस तरह से उन्होंने कहा कि दे वर डांसिंग इन द विंड। ठीक है, डांसिंग एक ऐसा वर्ड है जिससे आप सोचेंगे कि ये चीयरफुल वर्ड है, पॉजिटिव एनर्जी इससे आती है, इससे यानी कि खुशी वाला समा बनता है। मूवमेंट एक बड़ा न्यूट्रल सा वर्ड है जिससे ना कोई नेगेटिव इमेज बनती है और ना ही कोई पॉजिटिव इमेज बनती है। उसको आप उसके बारे में ज़्यादा सोचेंगे नहीं अगर आप कहेंगे जी फ्लावर्स वर मूविंग इन द विंड। लेकिन अगर आप कहते हैं डांसिंग इन द विंड तो आपको लगेगा कि हाँ यहाँ पे जी फूलों की प्रॉपर पार्टी चल रही है, जो पोइट देख के खुश हो रहे हैं। ठीक हो गया, ये है आपकी पर्सोनिफिकेशन। एक एग्जाम्पल इनमें से देख लेते हैं कि the sunflowers nodded in the wind. The sunflowers nodded in the wind. ठीक हो गया। अच्छा, nodded कब में, अच्छा sunflowers सूरजमुखी के जो फूल होते हैं, nodded in the wind कि वो अपना सर हिला रहे थे। अब मैं आपको बताती हूँ nodded का क्या मतलब है। नॉड का मतलब होता है ये, यानी कि हाँ में सर हिलाना। अगर हम कहते हैं शेक योर हेड, इसका मतलब है नफी में, नेगेटिव में सर हिलाना। ठीक हो गया। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं सनफ्लावर्स नॉडेड इन द विंड कि वो अपना सर इस तरह से हिला रहे थे कि वो एंजॉय कर रहे थे विंड को। उनका सर नहीं होता। नॉड करने के लिए ना आपके पास एक सर होना जरूरी होता है, एक चेहरा होना जरूरी होता है कि आपको पता चले कि हाँ नॉड कर रहा है कोई इंसान, कि हाँ कह रहा है किसी को। तो यहाँ पर इसका ये मकसद बन रहा है कि सनफ्लावर्स में एक जैसे एक सीन के अंदर एक जान आ जाती है। वो कहते हैं अच्छा सनफ्लावर्स, अगेन ये एक पॉजिटिव इमेज आपके जहन में बिठाएगा कि एक पॉजिटिव एक एटमोस्फियर बन जाएगा, एक पॉजिटिव माहौल बन जाएगा, और जो रीडर होगा वो इस चीज को एंजॉय करेगा। ठीक हो गया, ये आपकी है पर्सोनिफिकेशन। अगली फिगर ऑफ स्पीच देखते हैं। इसमें अगला हमारा फिगर ऑफ स्पीच है इमेजरी। इमेजरी भी एक इंतहाई ज़रूरी लिटरेरी डिवाइस है, और इसकी वजह मैं आपको बताती हूँ। इमेजरी, ठीक हो गया।
इमेजरी कम, इमेज से वर्ड आता है इमेजरी। इमेज क्या होता है? एक तस्वीर। इमेजरी से मुराद है कि आप वो अल्फाज इस्तेमाल करें जिससे आपके दिमाग में एक पिक्चर बने, जैसे कि, और इसमें क्या होता है, अच्छा आपको ये लगेगा कि हाँ, जो बात सच है वो यही है कि आपके ये तमाम चीज़ें क्या हेल्प कर रही हैं। लिटरेरी डिवाइसेस का क्या मकसद है? लिटरेरी डिवाइसेस का मकसद ही ये है कि आप जब उसको पढ़ रहे हैं, आपके दिमाग में एक पिक्चर बन जाए। आपको ऐसा नहीं लगे कि ये बस चंद अल्फाज हैं जो मैं अपनी किताब से पढ़ रहा हूँ। आपको ऐसा लगे कि आपके दिमाग में एक फिल्म चल रही है पूरी, कि ये हो रहा है और उसके बाद वो हो रहा है। आपके दिमाग के अंदर उस इमेज के, उस पिक्चर के कलर्स बैठ जाएं, उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं, लोगों के एक्सप्रेशंस हैं, लोगों के अपीयरेंसेस हैं, यानी कि वो किस तरह से दिखते हैं, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएं। इसलिए हम ये फिगर्स ऑफ स्पीच को इस्तेमाल करते हैं कि जैसे कि इसको, उस एक चीज़ को दूसरी चीज़ से तशबीह दे देना, मेटाफर और सिमिली में। आगे पर्सोनिफिकेशन में बेजान चीज़ों को इंसानों की खूबियाँ दे देना। आगे जो इमेजरी है, इसमें हम बहुत सारे एडजेक्टिव्स इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं कि कोई चीज़, किसी ऐसे अल्फाज जो किसी चीज़ को बयान करें, उसकी खूबियाँ बयान करें। ठीक हो गया। अब इसमें जो एग्जांपल्स हैं उन्होंने कहा विजुअल। विजुअल का मतलब होता है जो देखने में आपको आए, उसमें वो कह रहे हैं ह्यूज ट्रीज। ह्यूज ट्रीज विजुअल। विजुअल से मुराद है देखने की चीज। फिर है ऑडिटरी। ऑडिटरी का मतलब है सुनने वाली चीज जो आपको सुनाई दे। अब वो यहाँ पर उन्होंने लिखा है द रसलिंग ऑफ लीव्स। रसलिंग का मतलब होता है सरसराहट, यानी कि अगर सुबह के टाइम हवा चल रही है और पत्ते आपस में सरसराहट की आवाज निकाल रहे हैं, तो ये आपकी हो जाएगी इमेजरी। आपके दिमाग में वो इमेज, अगर आपको सुनने में एक समझ आ रही है कि मैं ये पढ़ रहा हूँ तो ये आवाज है, ये उसकी शक्ल है, ये उसका पूरा एक, ये उसकी एक पूरी पिक्चर बन रही है। ठीक है। अब इसमें क्या आता है कि बाकी चीजें भी, यानी कि इसमें 5 सेंसेस आ जाती हैं जो उन्होंने लिखा है, विजुअल, ऑडिटरी, स्मेल, टेस्ट, टच। तो वो जो भी आप इस तरह की चीजें डिस्क्राइब करेंगे वो आपकी आ जाएंगी इमेजरी में। ठीक है। टेस्ट डिस्क्राइब करेंगे, किसी चीज की सरफेस की फीलिंग डिस्क्राइब करेंगे। फिर क्या आ रहा है उसमें, स्मेल डिस्क्राइब करेंगे। ये सारी चीजें आपकी आ जाएंगी इमेजरी में। ठीक हो गया। अब इसकी जो एक्सरसाइजेज है उनको जल्दी जल्दी देखते हैं ताकि वो भी हम कवर कर लें जल्दी से। हाँ जी, जो अब आपकी एक्सरसाइजेज हैं उनमें पार्ट ए में आपसे कह रहे हैं कि जी स्टैंजा 1 और 2 में से सिमिलीज ढूंढ के आपने देनी है। ठीक है। इसको पढ़ते हैं। वो कह रहे हैं आई वैंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। तो पहली सिमिली आपकी आ गई, लोनली एज अ क्लाउड, ऐसे अकेले जैसे कोई बादल हो। that floats on high over vales and hills. When all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. पार्ट बी में उन्होंने हमसे कहा है कि एक एग्जाम्पल देनी है जी पर्सोनिफिकेशन की। तो इसमें हम लिख देंगे अच्छा, इसको सिर्फ डेफोडिल्स लिख दें उसमें ब्रैकेट्स में, और फिर आप लिख दें फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द विंड। यानी कि आपको पता चल गया कि जी डेफोडिल्स की बात हो रही है और आगे फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द विंड, ये आपका हो गया पर्सोनिफिकेशन। वापस अब देखते हैं कि स्टैंजा 2 में हमारे पास कोई सिमिली है कि नहीं, फिर बाद में हम इमेजरी की तरफ आएंगे। कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन, ये हमारी दूसरी सिमिली आ गई। कंटिन्यूअस as the stars that shine, ये आपकी अगली एग्जाम्पल आ गई सिमिली की।
फिर हमें वो कह रहे हैं एंड twinkle on the Milky Way they stretched in never-ending line along the margin of a bay. 10,000 I saw at a glance, tossing their heads in sprightly dance. ठीक हो गया? अब हमारा पार्ट ए और बी हो गया है. अब मैं पार्ट डी की तरफ आ रही हूँ. सी मैं आपको इसके बाद करवाऊंगी. उसमें उन्होंने कहा है कि जी आपको जो इमेजरी की एग्जांपल्स मिलती हैं वो आप इसमें लिख दें. और इमेजरी में क्या आ रहा है? इमेजरी में इसमें I wandered lonely, दोबारा से पढ़ेंगे. जितनी दफ़ा आप पढ़ें उतना बेहतर है, उतना बेहतर आपको समझ आएगा. और ऐसे नहीं करना, अंदाजे वगैरह नहीं लगाने, पढ़ के प्रॉपरली आपने इसको करना है. अच्छा आगे वो कह रहे हैं I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills. All at once I saw a crowd, a host of golden daffodils. एक इसमें आ जाएगा a host of golden daffodils. ये क्यों है इमेजरी? क्योंकि इसमें वो कह रहे हैं गोल्डन डेफोडिल्स. वो एक्चुअली येलो होते हैं लेकिन गोल्डन वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर सनशाइन आ रही है और वो चमक रहे हैं. बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज, बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज भी आ सकता है इसमें. फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज. लेकिन मैं इससे बेहतर कोई एग्जांपल देख रही हूँ. ठीक है. कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे. अच्छा अब ये भी इसमें इमेजरी में आ सकता है कि उसको वो कह रहे हैं कि जी कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन. ये आपके दिमाग में एक इमेज क्रिएट करता है. ठीक है. तो इसको यहाँ पे भी लिख दें, कोई मसला नहीं है. एक और इसमें एग्जांपल लिख देते हैं और वो मैं लिखूंगी 10,000 I saw at a glance. हाँ बस ये लिख दें, बस ठीक है. अगर चाहें तो अगला स्टैंजा भी, अगला वर्ड्स पीस में ऐड कर सकते हैं. टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस. ये पूरा भी आ सकता है, आधा भी आ सकता है, दोनों ठीक है. 10,000 I saw at a glance. ठीक हो गया. ये आपके है ए बी और डी पार्ट. अब हम चलते हैं इसके अगले पार्ट सी पे. पार्ट सी में हमसे वो कह रहे हैं कि here's a list of few similes, metaphors and personification. Can you identify them? Write S for simile, M for metaphor and P for personification. Metaphor, simile और personification closely related हैं. इनके मीनिंग्स इनके जो इनके मीनिंग्स अक्सर बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, इसलिए उन्होंने ये क्वेश्चन हमें दिया है. तो इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से. पहला उन्होंने हमें दिया है टाइम इज मनी. इसको हम कहेंगे कि ये मेटाफर है क्योंकि इसमें एज और लाइक का इस्तेमाल नहीं हो रहा. अगला है एज बिजी एज अ बी. ये हमारा है सिमिली, एस लिख देंगे, एज का इस्तेमाल हो रहा है. द विंड विस्पर्ड द रूमर्स ऑफ द फॉरेस्ट, यानी कि हवा ने जो जंगल की अफवाहें थी वो विस्पर की. ये हो जाएगा पर्सोनिफिकेशन. विस्पर का मतलब होता है हल्की आवाज में बोलना. एज जेंटल एज अ लैम्ब, सिमिली, इजी. द सॉरी इंजन बीज्ड इट्स डेथ कप, कि जो बेचारा इंजन था उसने वो खांसा, आखिरी अपनी मौत की खांसा. और ये हमारे पास है पर्सोनिफिकेशन. आगे है द हार्ट ऑफ अ लायन. ये हमारे पास है मेटाफर, के एक शेर का दिल रखना, मेटाफर हो जाएगा. अगला है द एप्पल ऑफ माई आई. इसको भी हम कर देंगे मेटाफर. एज कनिंग एज अ फॉक्स, सिमिली. ब्राउन ग्रास वॉज बेगिंग फॉर वाटर, पर्सोनिफिकेशन. यानी कि जो भूरे रंग की घास थी वो भीख मांग रही थी पानी के लिए. घास ऐसा नहीं कर सकती. अच्छा एप्पल ऑफ माई आई जो मैंने अभी आपको करवाया, इसका मतलब है किसी के आंख का तारा होना, किसी का बहुत ज़्यादा मोहब्बत करना किसी से. तो एप्पल ऑफ माई आई हमने इसको मेटाफर में कर दिया. वैसे ये ईडियम है. आगे हमारे पास है एज वाइज एज एन आउल. ये हमारे पास है सिमिली. आगे है ब्लैंकेट ऑफ स्नो, मेटाफर के बर्फ का एक कंबल.
मेटाफर हो जाएगा, एज ब्लैक एज अ क्रो हमारी हो जाएगी सिमिली। ठीक हो गया, ये आपका हमने किया पोइट्री का पार्ट। लिटरेरी डिवाइसेस या फिगर्स ऑफ स्पीच इसको कह लें। मैं आपसे मिलूंगी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।